प्रोफेशन इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन आज देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और कश्मीर की रणनीति बनाना हो या नॉर्थ ईस्ट की रणनीति बनाना हो, राम माधव का एक अपना अंदाज है और विदेशों में किस तरह से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को एक्टिवेट करना है, उसके लिए राम माधव जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम माधव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इस दौर में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जाए कि ये धर्म विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये धर्म युद्ध है हिंदुस्तान का कोरोना के खिलाफ। सारे धर्म मिलकर लड़ेंगे तो हम एक बड़ी ताकत के तौर पर इसको हरा पाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है अमेरिका, वो इस समय परेशान है। इटली की हालत हम देख रहे हैं, जो दुनिया में वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में टॉप में शुमार होता है, वो परेशान है। और दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सबके यहाँ संकट का दौर है। आप पूरे हालात को कैसे देख रहे हैं भारत में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों में हमारे ये कोरोना के खिलाफ का जंग लड़ने वाले हायरार्की का वर्णन किया था। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन। केवल भारत में इस प्रकार एक पॉलिटिकल लीडरशिप जिसके शीर्ष स्थान पर स्वयं मोदी जी है, उनके साथ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसमें हमारा पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर का एस्टैब्लिशमेंट और हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, और इनके दोनों के साथ साथ जनता जनार्दन, 130 करोड़ की जनता, अपवाद छोड़कर, मैं अपवादों की बात नहीं करता हूं, अपवाद छोड़कर एक यूनिटी दिखाया, एक डिसिप्लिन दिखाया, एक निष्ठा दिखाई। इसके चलते आज भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से लड़ने में एक अपना एक विशेष उदाहरण भी प्रस्तुत कर पाया है। आज पूरे दुनिया मानता है इस बात को कि प्रधानमंत्री जी और भारत ने जिस प्रकार इस चीज को हैंडल किया है, शायद वो अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। राम माधव जी, हमने वो कवरेज भी देखी है जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे। उनकी पहली यात्रा थी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद। अगर मैं कहूं तो नेपाल और भूटान से शुरू हुए, फिर अमेरिका पहुंचे। उस दौर में हमने देखा कि आप किस तरह से पूरे फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को आप एकजुट कर रहे थे, या जो लोग इंडिया के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो भले ही हिंदुस्तान से ना ताल्लुक़ रखते हो, उनको एकजुट किया था। आज वही अमेरिका नरेंद्र मोदी की ताकत के आगे सलाम करता है और कहता है कि आप हमको HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे दीजिए और हमको मदद कीजिए। पहले तो धमकी के अंदाज में कहा कि मदद नहीं करें तो हम बदला लेंगे, फिर कहा कि मदद की है, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद और भारत का धन्यवाद। तो ये बदलता दौर है, या आप कहेंगे डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर देखें तो इंडियन जो ताकत है वो बदल रही है और हम सत्ता के उस शीर्ष पर पहुंच रहे हैं ताकत के मामले में, जो टॉप 5 में होती थी पहले? ये जो महामारी है, ये केवल किसी एक देश विशेष का कोई की समस्या नहीं है। ये पूरे विश्व के सामने बहुत बड़े संकट के रूप में आज खड़ा है। बात सही है, अमेरिका जैसा बहुत शक्तिशाली देश, फ्रांस के एक विदेश मंत्री होते थे, उन्होंने अमेरिका को वर्णन किया हाइपर पावरफुल नेशन। ऐसा हाइपर पावरफुल नेशन मानने वाले अमेरिका भी आज इस महामारी से लड़ने में बहुत संकट झेल रहा है, संकट फेस कर रहा है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश एक दूसरे को सहयोग करना एक आवश्यक एक धर्म आज के दिन में है। भारत एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में, एक तरफ देश के अंदर के 130 करोड़ जनता के हित के लिए एक बहुत ही अद्भुत काम किया पिछले 30-40 दिनों में। वही हम दुनिया के तमाम देशों को इस संकट में हमारे तरफ से जो सहयोग देना है, उसमें भी पूरा अपना दायित्व निभाया है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो बात आप कह रहे हैं, वो अमेरिका को तो हमने जरूर दिया ही था, पर अमेरिका के अलावा लगभग 50-55 अन्य देशों को हमने वो दवा उपलब्ध कराया। 20-25 देशों को पैरासिटामोल का दवा हमने उपलब्ध कराया है। कुछ देशों में हमने मेडिकल टीम्स भेजा है, कुवैत में भेजा है, पहले में ईरान में भेजा था, और
आप इतना ही मत समझना, हमने भी कई देशों से सहयोग लिया है। हमारे पास कोरिया से, वियतनाम से, चीन से और देशों से हमने कुछ सहयोग लिया था। ये सब मिलकर इस संकट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पर एक बात जरूर है, मैं जरूर इसको कोई अहंकार से नहीं कह रहा हूं, पर आने वाले समय में जो दुनिया का नया रूप उभरेगा उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की स्थिति में जरूर पहुंचेगी। राम माधव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की इमेज है वो वर्ल्ड लीडर की है। एक सर्वे आता है जिसमें कहा जाता है कि आप वो टॉप में है इस समय कोरोना से लड़ने के संकट में, जो वर्ल्ड की जो लीडरशिप में है नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं। बिल गेट्स तारीफ करते हैं कि जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को, इतने बड़े देश को एकजुट किया हुआ है, तमाम विविधताओं के बावजूद, तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद, या आप कहें कि एक और संकट है जो हमारे पास व्यवस्था का संकट होता है कई बार, लेकिन एक आवाज़ पर इस तरह से इकट्ठा होना। विरोधी कहते हैं ताली थाली, दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? उस पर विरोधी सवाल उठाते हैं। लेकिन बिल गेट्स हो या दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसियां कहती हैं कि साहब मोदी नंबर 1 बने हुए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी को नंबर 1 स्वीकार नहीं कर रहा विपक्ष। हिंदुस्तान की जनता लगभग, मैंने इसलिए कहा, छोटे अपवाद छोड़कर सभी ने मोदी जी के साथ खड़ा रहा। एक एकता भी दिखाई, यूनिटी भी दिखाया, एक निष्ठा भी दिखाई और बहुत बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है। भारत के लिए एक नया अनुभव भी है। इतने डिसिप्लिन्ड व्यवहार देश की जनता करे, नहीं तो क्या पता 130 करोड़ जनता को एक ढंग से रखने के लिए, लॉकडाउन में अंदर रखने के लिए सेना को बुलाना तो नहीं पड़ा इंडिया में। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मोदी जी के प्रति, उनके बातों के प्रति जनता ने जो प्रतिबद्धता और अनुशासन उसके साथ उसका पालन करने का संकल्प दिखाया, वो बड़ा कारण है। जो विरोधी क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म केवल राजनीति से प्रेरित है। देश की जनता एकजुट है, एक साथ है। इसलिए आज आप सर्वेस भी देख रहे हैं, 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने जो कदम उठाया हम उसके साथ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा विरोधी ये जो माइग्रेंट लेबर्स का इश्यू को लेकर आज दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं कि गरीबों के पेट पर मारा, गरीबों की चिंता नहीं की, वगैरह वगैरह। दो बातें समझना चाहिए। पिछले 30 दिन के अंदर 40 करोड़ गरीब परिवारों को, 40 करोड़ भारत सरकार ने रेशन मुहैया कराया है। 5 किलो राइस या वीट वगैरह सब उनको पहुंचाया है। 30 करोड़ गरीब महिलाओं के अकाउंट्स में हर महीना 500 रुपया जा रहा है। 6 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाया गया है। पूरी चिंता उनके बारे में की जा रही है। इसलिए आपने देखा है, माइग्रेंट वर्कर भले ही अपने गांव के लिए कहीं कहीं आतुर होकर पैदल भी चल रहा हो, तो मोदी जी या भारत सरकार को गाली नहीं दे रहा है। वो इतना ही कह रहा है कि मुझे हमारा गांव जाना है। गांव जाने के लिए मुख्य कारण आर्थिक कम है और एक प्रकार से मन की आतुरता है कि हम घर गांव पहुंचे, गांव में हमारे परिवार के साथ रहे। ये आतुरता के कारण जो माहौल आज कोरोना के कारण बने, उस माहौल में मन में आतुर होकर वो वापस जा रहा है। आर्थिक कारणों से उनकी पूरी चिंता, उनका खाने की व्यवस्था सब कुछ सरकार ने की है। इसलिए जो क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है ये केवल राजनीति से प्रेरित है। लेकिन राम माधव जी, दिल्ली की तस्वीरें, जो गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीरें थी, या लंबी लंबी कतारों में लोग चले जा रहे थे, कुछ लोगों ने अपनी जान से भी हाथ धो दिया क्योंकि उनके मन में एक चिंता थी कि कैसे पहुंचे नहीं पहुंचे। दिल्ली की बॉर्डर पर इतनी बड़ी तादाद में लोग गाजियाबाद में इकट्ठे हो गए। वो कभी बिहार जाने वाले लोग भी थे, उसमें यूपी जाने वाले भी लोग थे। हालात ये बन गए थे कि वहाँ ऐसा लग रहा था कि कोरोना के खिलाफ युद्ध की इस लड़ाई में हमने एक झटके में ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं, कोरोना के कैरियर बन जाएंगे वॉरियर की जगह। और वो तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। कहा कि मैनेजमेंट का फेलियर दिल्ली सरकार की तरफ से भी था और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी था और बाकी सरकारों की तरफ से भी था। एक बहुत बड़े संकट को सामना करते समय एक आध कठिनाइयां जरूर हमको
झेलना पड़ा। जिस दृश्य की आप जिक्र कर रहे हैं वो एक ऐसा दृश्य था, जरूर सबको एकदम चौंकाने वाला दृश्य जरूर था। जब 50,000 40,000 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने अपने गांव चलने के लिए वहां 2 दिन 3 दिन बैठ जाते हैं, तो वो चित्र थोड़ा चौंकाने वाला चित्र जरूर है। पर मैं एक बात कहूं कि एक अनिवार्य परिस्थिति में 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन करने का निर्णय मोदी जी को लेना पड़ा, और वो निर्णय इतना सही था, 1 महीने के बाद आज हम सबके ध्यान में आ रहा है। उसमें जो कठिनाई एक वर्ग को आई, जो माइग्रेंट वर्कर्स जिसका चित्र का आप दृश्य का आप वर्णन कर रहे हैं, उनको आई, उसके लिए मोदी जी हाथ जोड़कर माफी मांगे हैं, भूलना नहीं। और मैं वही कह रहा था कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी स्वयं सरकारों ने भी उठाई, दिल्ली सरकार ने भी किया है और भारत सरकार ने भी किया है, और बहुत बड़ी संख्या में एनजीओस ने किया है। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाने की व्यवस्था किया है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने खाना खिलाने की व्यवस्था किया है। तो जिनको थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उनके कष्ट को कम करने का प्रयास हम सबने किया है। पर जो कदम मोदी जी ने उठाया था वो सामयिक था, उसके कारण 130 करोड़ देश की जनता बहुत राहत का आज सांस ले रही है। राम माधव जी, जैसे आपने कहा कि विपक्ष जो है वो केवल राजनीति से प्रेरित आरोप लगाता है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोप हैं, राहुल गांधी के आरोप हैं, ये तक आरोप हैं कमलनाथ के, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कि आपने कोरोना के संकट में उनकी सरकार गिराने के लिए न केवल संसद का सत्र जारी रखा, जबकि कोरोना का असर दिखने लगा था, न केवल यहाँ सत्र जारी रहा बल्कि विधानसभा भी कंटिन्यू कर दी, और उस दौर में आप लोग राजनीति की सोचते रहे। ये उनके आरोप हैं कि आपको सत्ता चाहिए थी, कोरोना की चिंता नहीं थी, और इसलिए हालात खराब हुए। एमपी में, इंदौर और भोपाल में बुरे हालात बने हुए हैं। देखो भाई, एकदम राजनीतिक जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के राज्य सरकारों को बचाने का काम बीजेपी का नहीं है, उनका काम है। उनको वो नहीं आता है, उनकी सरकारें गिर रही है, वो उनकी चिंता है। पर मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं। मैं केवल कोरोना का जहां तक प्रश्न है, 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया, 30 जनवरी को केरल में आया था, और तब से आज 80-85 दिन आज तक बीत गए हैं। आप एक बार दुनिया और भारत का चित्र देखिए। इस 80-85 दिन में भारत के अंदर पॉजिटिव केसेस की संख्या आज 25,000 के आसपास है। वही आप अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे 10 लाख 12 लाख तक भी पहुंच गया है, और इटली में 1.5 लाख है, स्पेन में 2 लाख है। इतनी बड़ी संख्या में वहां फैल गया इतने ही अवधि में, इसी 80 दिन की अवधि में। हमने वो होने नहीं दिया है। इसका कारण है कि समय पर हमने लॉकडाउन किया है, समय पर कठोर कदम उठाए हैं। 22 तारीख को पहले जनता कर्फ्यू हुई है, 25 से पूरा लॉकडाउन हुआ है। तो इसीलिए इसको कोई मध्य प्रदेश की राजनीति और किसी से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। समय ध्यान में रखकर जिस समय जो निर्णय लेना था वो निर्णय लिया गया है। लेकिन राम माधव जी, विपक्ष तो ये कह रहा है बचाने का काम हमारा थोड़ी है, वो अपने विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब आप टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं, जब टेस्ट नहीं होंगे तो वो फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे कि आप किसको कोरोना है कि नहीं है। ना आपके पास डॉक्टरों को देने के लिए पीपीई किट्स हैं पर्याप्त मात्रा में, ना उनके लिए कई जगह तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, बहुत गलत प्रचार है। भारत में प्रारंभ में पीपीई किट्स और टेस्टिंग किट्स की समस्या थी, ये जरूर है, पर पिछले कई हफ्तों से पर्याप्त संख्या में पीपीई हर राज्य तक पहुंच गए। 10 दिन पहले हर राज्य को पर्याप्त संख्या में पीपीई पहुंचाए गए हैं। टेस्टिंग किट्स की भी आज के दिन में कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर 3-4 अच्छे कंपनियां स्वयं टेक्नोलॉजी डेवलप करके आज टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं। हरियाणा सरकार गुड़गांव के एक कंपनी से टेस्टिंग किट्स खरीद रही है। केरला सरकार केरला के अंदर एक कंपनी के माध्यम से टेस्टिंग किट्स लेने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग किट्स वगैरह की कोई कमी नहीं है। हम एक साइंटिफिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से टेस्टिंग किया जा रहा है। बहुत अच्छी संख्या में आज रोज का टेस्टिंग भी आज अच्छी संख्या में हो रहा है। 30-40 हजार लोगों को हर दिन हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास 70,000 टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। हम टेस्टिंग में भी कहीं पीछे नहीं है। राम माधव जी, चीन से जो टेस्टिंग किट आई है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है, वो
नकली लग रही हैं और लोगों ने कहा कि घटिया है, इस्तेमाल करने लायक नहीं, कई राज्यों ने रोक लगा दी है। तो चीन एक तरफ आरोप उस पर ये लग रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे दुनिया के और मुल्कों की बात करें, ये वायरस जो है वो चीन का मैनमेड डिजास्टर है, एक तरह से आपने लैब में तैयार कर लिया, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन चाइना ने अब जो टेस्ट किट भी दे दिए हैं वो भी नकली दे दिए। चाइना का जो व्यवहार रहा है उसको लेकर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट आज है। आज वक्त इस बात का नहीं है कि हम एक दूसरे देश को कोसते रहे, निंदा करते रहे। आज हम सब मिलकर इस महामारी से बाहर निकले, ये बड़ा प्रयास है। जहां तक टेस्टिंग किट्स का इंपोर्ट का सवाल है, राज्य सरकार ने भी और आईसीएमआर ने भी, दोनों ने अपने अपने ढंग से किट्स को इंपोर्ट किया है। हम साउथ कोरिया से भी लाए थे, हम वियतनाम से भी इक्विपमेंट लाए थे, चीन से भी इक्विपमेंट आया था, और राज्यों ने भी, अनेक राज्यों ने सीधा अपनी तरफ से भी अलग अलग स्थानों से टेस्ट किट्स लाए थे। कुछ अनुभव जरूर आए हैं, इसलिए आईसीएमआर ने 3 दिन पहले 1-2 दिन तक कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट किट्स का प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया। पर मैं आज कह रहा हूं कि आज इंडिया के अंदर 5 कंपनियां स्वयं टेस्ट किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स भी आज इंडिया में बन रहे हैं। हमारे पास आज लगभग 1,90,000 से ऊपर आइसोलेशन बेड्स तैयार है, उसमें 30-40 हजार रेलवेज ने बनाया रखा हुआ है। हम आज पूरी तैयारी के साथ आगे आने वाले समय में भी इस वायरस से लड़ने को तैयार है। पर मैं ये कह दूं कि आज बिल्कुल लगता नहीं है कि ये वायरस आगे जाकर और कोई बढ़ेगा। एक फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, यानी जो रोज का बढ़ने वाला हिसाब एक स्थायी हिसाब आ गया है। 1200, 1300, 1400 के बीच में रोज घटनाएं सामने आ रही है। इसी कर्व को अगर हम मेंटेन करेंगे तो 3 तारीख को जब हमको ये लॉकडाउन का आखिरी दिन आएगा, तब तक हम बहुत अच्छे रूप से इस महामारी पर नियंत्रण पाए होंगे। राम माधव जी, आप लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मौलाना साद ने दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से कोरोना का जो जहर है, जहर का प्रसाद हम कह रहे हैं, प्रसाद जहरीला नहीं होता लेकिन कई बार जहर बना दिया जाता है उसमें, वो प्रसाद बांट दिया। लोग मरकज से मरघट पहुंच रहे हैं, लोग मरकज से कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। मौलाना साद को दिल्ली पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई, क्राइम ब्रांच अब तक पकड़ नहीं पाई। दिल्ली पुलिस आपकी सरकार के पास है, केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, और केजरीवाल साहब कहते हैं हमने तो पूरी ताकत लगा दी, हमने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, लेकिन मौलाना साद अब तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के लोग धर्म, जाति, भाषा सबसे ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई है, साथ आए हैं। आज रमजान का पवित्र मास शुरू हुआ कल से। आपने देखा होगा देश के मुझे पता नहीं 100% है कि नहीं, कम से कम 80-90% मस्जिदें आज फिर भी बंद है। यानी मुस्लिम समाज भी इस खतरे को समझता है। इसलिए इस पवित्र मास में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, और दुनिया भर में आज मक्का, मदीना जैसे मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर भी आज मस्जिदें बंद है, घर में ही प्रार्थनाएं हो रही है, और मौलवी अपने स्थान से प्रार्थनाएं घरों तक रिले कर रहे हैं। इस प्रकार का अनुशासन बाकी देशवासियों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने भी दिखाया। पर वही तबलीग जैसा अनुभव भी आए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक गुट है, कोई एक मजहब का पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं, एक ग्रुप है। उस मजहब के अंदर एक ग्रुप ने थोड़ा अनुशासन का उल्लंघन किया, सरकार के आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया, उसके कारण जरूर देश में एक समस्या उत्पन्न हुई। आज साद कब मिले, मौलाना साद कब मिलेंगे, कब उनको पकड़ना है, ये बात तो चलो पुलिस व्यवस्था करेगी। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं, जितने लोग उस कार्यक्रम में भाग लिए थे, निजामुद्दीन में मरकज में भाग लिए थे, वो उसमें कुछ लोग आज भी टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे। ये केवल उनके लिए नहीं, उनके मोहल्ला के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बस्ती के लिए और उनके गांव के लिए, उनके जिला के लिए भी खतरा है। इसलिए मेरा ज्यादा आग्रह इस बात का है कि जो जो लोग वहां भाग लिए हैं वो स्वच्छंदता से बाहर आकर टेस्टिंग तो कराना चाहिए। कोरोना का कोई पॉजिटिव आना कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई वो अभिशाप नहीं है, अपराध नहीं है, एक बीमारी है। आगे आकर टेस्टिंग करा लो,
अगर पॉजिटिव है तो इलाज करा लो, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए अच्छा है। राम माधव जी, जो किसी कारण से लोग आज इलाज कई करने जा लोग रहे हैं, छिपे हुए हैं। राम माधव ये जी, जो देश लोग के लिए इलाज करने जा बड़ा रहे खतरा हैं, है। जो लोग इलाज करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, उन पर तलवार से हमला होता है। और एक एएसआई पटियाला में हरजीत सिंह, जब वो रोकते हैं कि भाई आप पास दिखाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनका हाथ काट लिया जाता है। तो जो तस्वीरें हैं, कई जगह अच्छी तस्वीरें भी थी कि डॉक्टरों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर और चाकुओं से हमला भी किया गया। तो जो तस्वीरें हैं वो कंट्रास्ट हैं। क्या कई बार लगता है कि ये धर्म विशेष को ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत कम घटनाएं हैं, क्योंकि व्यापक अच्छी घटनाएं बहुत देश भर में हो रहे हैं, पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हो रही है। इसीलिए देखिए, मोदी जी पहले 20, 25, 30 दिन तक केवल जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार केंद्र के पास, राज्यों के पास उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर पूरे परिस्थिति को अच्छी तरह नियंत्रित किया है। पर कुछ गुट इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होने के कारण, यानी कहीं डॉक्टर्स पर अटैक हो रहा है, कहीं नर्सेस पर अटैक हो रहा है, पुलिस पर अटैक हो रहा है, इसके चलते पहली बार एक थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ा कि भाई ऐसा करोगे तो 7 साल जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा एक कानून, एक एक्ट तुरंत करना पड़ा। वास्तव में इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। हम सब मिलकर साथ में अगर रहते, ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं होती। पर मैं मानता हूं कि अब सरकार सख्ती बरतेगी ऐसे तत्वों के साथ और कार्रवाई करेगी। राम माधव जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आज इस मसले पर एड्रेस करने वाले हैं। तो मैं आपसे ब्रेक के बाद कुछ सवाल और लूंगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी जुड़े हुए हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल ब्रेक लेते हैं। ये आपके कुछ नेताओं ने, यानी बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस से जुड़े हुए कुछ प्रमुख लोगों ने और वीएचपी से जुड़े हुए कुछ लोग जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, वो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों बना? वो ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना लाने का जो जिम्मेदार कोई है तो वो मुस्लिम लोग हैं, खाली जमात का एक हिस्सा है, उसको आपने पूरे मुस्लिम समुदाय से जुड़वा दिया। दूसरा, वो कहते हैं कि इसका जो पूरा लॉकडाउन का है वो इतना शिकंजा कस दिया है कि रिलीजियस सिस्टम भी, वो जो प्रोसेस है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। रमज़ान का मसला हो या उनकी नमाज का मसला हो। हालांकि कई धर्मगुरुओं ने उनके ये अपील की है कि भाई आप लोग रमज़ान घर पे करें या आप अपने घर पे नमाज अता करें, लेकिन आप बाहर मत जाइए, भीड़ भाड़ मत करिए। लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है कि साहब ये एक गलत तरह का प्रेशर है हमारे ऊपर। अब ना भारतीय जनता पार्टी के, ना सरकार के और ना ही इवन आरएसएस के किसी नेता ने भी इसको मजहबी रंग देने का कभी प्रयास नहीं किया। हमने तो, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा यही कहा कि पूरा देश धर्म जाति से ऊपर उठकर इसका एक साथ मिलकर इसका लड़ाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं इसका मिसाल उदाहरण सबके सामने रख रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी दलों के नेताओं से, सभी धर्मों के नेताओं से, सबसे प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी का बयान आया था कि मरकज की घटना को मजहबी घटना के रूप में नहीं करना चाहिए। एक समुदाय का जो तरफ से ये हुआ है, इसको निपटने का व्यवस्था सरकार करेगी, पर इसको मजहबी रंग देकर मजहबी वैमनस्य पैदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का उनका स्वयं भी एक बयान आया है। इसलिए इस क्रिटिसिज्म में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई जानबूझकर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इसको मजहबी रंग दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो रमजान हो या और समय हो, देखिए पिछले 30 दिनों से जब से लॉकडाउन चला है, तो स्वयं उससे पहले, लॉकडाउन से पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनके इनिशिएटिव पर हमने होली सार्वजनिक मनाना बंद किया हुआ था। पूरा देश में स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा मैं होली नहीं मनाऊंगा सार्वजनिक रूप से, वैयक्तिक कार्यक्रम होगा। पूरा देश ने किया। नवरात्रि ऐसे ही चली। नववर्ष भारत के अंदर अनेक राज्यों में नववर्ष हुआ। असम में बिहू हुआ, पंजाब में पंजाबियों का लोधी हुआ। सभी उत्सव, जितने उत्सव इस समय आए हैं, सभी को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर थोड़ा उसके पालन में
बदलाव लाना पड़ा। और आज मुस्लिम समाज भी इस बात को समझता है। माननीय प्रधानमंत्री आज सुबह जब मन की बात पर बोल रहे थे, उन्होंने यही कहा कि बदली हुई परिस्थिति में प्रार्थना, जो रमजान माह का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, दिन में उपवास, फिर बाद में प्रार्थना वगैरह करने का होता है, तो हम ऐसी प्रार्थना करें कि 1 महीने बाद ईद का पर्वदिन आते आते कोरोना महामारी से पूरा दुनिया मुक्त हो जाए। तो इसलिए आज जो अपने रिलीजियस रिचुअल को पुराने जैसा चलाने के विषय में तो कठिनाई जो मुसलमानों को आ रहा है, केवल हिंदुस्तान में नहीं है। मक्का का फोटो देखिए, मदीना का फोटो देखिए, पूरा खाली है। उन्होंने, सरकारों ने तय किया है इसी रूप में इस साल रमजान का उत्सव मनाया जाएगा। भारत में भी वही है। इसलिए कोई शिकंजा कसा है, ये सब कोई बिल्कुल सही बात नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सभी धर्मों के रिलीजियस गतिविधि अच्छा चले, पर बदली हुई परिस्थिति में बदले हुए रूप में चले। देखिए राम माधव जी, विरोधियों को तो आपत्ति इस बात पर भी है कि आप लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और अपने एजेंडे को लागू करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को इसमें आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनका था कि राजनीति क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपने रामायण शुरू कर दी, फिर से महाभारत शुरू कर दी, ताली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, दिया जलवाते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। तो और कुछ उनको मिला हो या ना हो, उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये एलिगेशन है। हालांकि उनको बच के कहना पड़ता है, क्योंकि उससे हिंदू धर्म वाले नाराज ना हो जाए, ये भी चिंता है ना कि वोट तो सबको चाहिए। अरे ताली बजाना कब से हिंदुत्व हो गया? और नहीं, रामायण और महाभारत की बात दिया जलाना या मोमबत्ती जलाना, रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं वो, कि रामायण और महाभारत दिखा के आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। कहा हो गया रामायण महाभारत के अलावा और भी कई पुराने सीरियल्स को दूरदर्शन ने चालू किया है, फिर से चालू किया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता थी। बड़ी संख्या में लोग उन चीजों को देखते थे, उसके आधार पर उनको फिर से शुरू किया है। और रामायण महाभारत को कोई हिंदुओं के कोई ग्रंथ के रूप में देखने का कोई ऐसा कारण नहीं है। आपको याद दिला दो, महाभारत के तो डायलॉग्स लिखने वाले राही मासूम राजा साहब थे। तो एक देश के सांस्कृतिक विरासत के ये प्रतीक है, ये इतिहास, तो उनको वापस देश के सामने लाया। और उनके अलावा भी कई पुराने सीरियल्स को डीडी दिखा रहा है आज के दिन में। और मैं कहता हूं, देश के हिंदू मात्र नहीं है, बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोग भी ये इन कार्यक्रमों को देखते हैं। एक और इस समय बड़ी घटना जो मतलब चिंता का विषय बने हुए, साधु संत समाज जो है वो मांग कर रहा सीबीआई जांच की। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई। कहा गया कि आशंका यह थी कि ये मतलब उनको लोगों ने चोर समझ लिया था कि चोरी करने आए हैं, लेकिन उस मामले में साजिश की बू भी आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में वो सरकार है जो शिवसेना जिसको लीड कर रही है और हिंदुत्व के पुरोधा या सम्राट होने का दावा करते हैं। वो शेर की सवारी करने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर साधुओं की हत्या कर दी जाती है। तो इसमें कहीं आप ऐसा साजिश लग रही है, आपको लगता है कि ये एक अपराध है, इस घटना को एक अपराध मान कर लेना चाहिए बस? पालघर की घटना देश को एक बड़े पैमाने पर देश को आहत किया है। यानी एक प्रकार से कई करोड़ों लोगों को बहुत भावना उत्पन्न करने वाली घटना है। इसलिए है क्योंकि उसका जो वीडियो बाहर आया, वो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी उससे हिल जाएगा। क्योंकि एक तरफ पुलिस खड़ा था और पुलिस से सुरक्षा मांग रहे थे एक बुजुर्ग संत सन्यासी, और पुलिस वहां से भाग रही थी। और अंत में उस संत को और उनके साथ और 2 लोग, एक संत और एक ड्राइवर को भीड़ इकट्ठा होकर मार डालती है। यह जो घटनाक्रम है यह जरूर देश को हिला दिया है। और राज्य सरकार कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम इतना ही अपेक्षा करते हैं कि इसके सच्चाई तक जाए कि क्या इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है। राज्य सरकार भले ही कह रहा है कि एक अफवाहों के कारण हुआ है, कुछ सोशल मीडिया के अफवाहों के कारण हुआ है, पर हम चाहते हैं कि सरकार गहराई के इस पे गहराई में जाए, क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही, और विशेषकर पुलिस का जो रोल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कई और उदाहरण देखे हैं।
मैं कश्मीर का पार्टी में कश्मीर को हैंडल करता हूं। कश्मीर में ऐसे ऐसे साहसिक बलिदानी उदाहरण हम पुलिस से देखे हैं। वहीं पालघर में पुलिस का जो रवैया रहा है बहुत ही शर्मनाक रहा है, यह बात तो मैं कहना चाहूंगा। राम माधव जी, लेकिन कुछ लोग जो इस घटना को इस तरीके से भी देख रहे हैं कि धर्मांतरण की साजिश करने वाले जो लोग हैं, जो मिशनरियों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लोगों को भड़काकर इनकी हत्या करा दी। वहां उस घटना पर सीआईडी जांच हो रही है। एक बार उस जांच में क्या क्या घटनाएं बाहर, क्या क्या चीजें बाहर आती है उसको देखेंगे, फिर आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। राम माधव जी, एक और जो इशू है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं, वो कहती हैं कि केंद्र इसमें भी राजनीति कर रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल टीमें भेज देते हैं बिना पूछे। बीजेपी के जो आपके सहयोगी हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो कहते हैं कि साहब ममता दीदी धर्म के आधार पर इसको बांट रही हैं और वो नहीं चाहती कि जांच हो और सामने सच आए, और वो सब छुपा रही हैं। धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित भी कर रही है और हमारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया ताकि हम बाहर ना निकल पाएँ, लोगों को समझा ना पाएँ। केरल वाले बिना पूछे सेंट्रल के लॉकडाउन के बावजूद वो एक कुछ तरह से रिलैक्सेशन दे देते हैं। जब केंद्र की सख्ती होती है फिर विड्रॉ करते हैं, कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है। कांग्रेस की सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार इस वक्त मदद नहीं कर रही है, ना पीपीई किट दे पा रही है, ना हमको फंड दे रही है। कुल पूरे हिंदुस्तान के लिए 1500 करोड़ का फंड बनाया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पैसा मांगा है, छत्तीसगढ़ ने पैसा मांगा है, अब तो एमपी की जो सरकार है वो आपके हिस्से में आ गई, पहले वो भी पैसा मांग रहे थे। राजस्थान से भी डिमांड आ रही है कि भाई मदद करिए। तो ये क्या है, ये राजनीति के आधार पर देख रहे हैं इस चश्मे से, या वो लोग जो कह रहे हैं वो उनकी मांग जायज़ नहीं है, पूरी नहीं करनी चाहिए आपको? राज्य सरकारें जो भी मांग इस महामारी से लड़ने के लिए मांग जो भी करेंगे वो मांग बिल्कुल जायज है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र से और सहयोग चाहिए मांगना कोई फेडरल व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अपराध नहीं है। बस इसका राजनीतिकरण ना करें। कल मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री के सामने वो राज्यों के मुख्यमंत्री अपना अपना डिमांड रखेंगे, उसमें कोई आपत्ति बिल्कुल किसी को नहीं है। पर पूरे देश में बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल केंद्र के एफर्ट्स को सहयोग देने को तैयार नहीं है। वहां स्वयं वहां की व्यवस्था के अंदर के लोग बहुत सारे चीज बाहर ला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कह रहे हैं परिस्थिति बहुत विकट है, सही ढंग से उसका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्र से एक जांच का दल जाता है तो उस दल से मिलने से भी इनकार कर देती है उस राज्य की पूरी प्रशासन व्यवस्था। और एक राज्य देश में ऐसा है जहां जो पेशेंट को देखता है उस डॉक्टर को अधिकार नहीं है कि पेशेंट किस कारण से मरा है यह बताने का। वो अधिकार कलकत्ता के सेक्रेटेरिएट में बैठने वाला कोई आईएएस अधिकारी को है। ऐसा किसी देश में होता नहीं, किसी राज्य में होता नहीं है। जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर बताता है कि मरीज किस कारण से मरा है। यानी कहीं ना कहीं कुछ बातें छिपाने का प्रयास ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। ये शंका पूरे देश में सबके सामने आज है। इसका नुकसान यानी इसको भले ही ममता बनर्जी राजनीतिक दृष्टि देख रही होगी, इस साल के अगले साल के प्रारंभ में उनके इलेक्शन है इसलिए देख रही होगी, पर यह आज राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड मुद्दा है। और इसका नुकसान व्यापक केवल बंगाल को नहीं होगा कुछ गड़बड़ हुआ तो, क्योंकि आज हम कनेक्टेड विश्व में है। तो दुनिया भर, एक वुहान से शुरू हुआ वायरस आज पूरे दुनिया को कैसे हिला के छोड़ा है हम देख रहे हैं। इसलिए कोई भी राज्य इस प्रकार वन अपमान करना, इस प्रकार असहयोग का काम करना ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। केवल बंगाल इस प्रकार का रवैया अपनाया है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ममता दीदी को ये लगता है कि ये जो जोड़ी है केंद्र में प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री जी की, इनका एजेंडा यह है कि इसको धर्म के आधार पर एक डिवीजन पैदा कर दो, चाहे वो कोरोना हो चाहे और भी कोई इशू हो। चुनाव तो आप चुनाव की नज़र से आप देख रहे हैं, राजनीतिक चश्मा आपका है, धर्म के आधार पर आप बांट रहे हैं, ये उनका आरोप है। तो चलो ना, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य के पास ज्यादा अधिकार होता है हेल्थ को लेकर, करना उन्हीं को है। पर क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इसकी सच्चाई भी क्यों छिपाना चाहते हैं ममता बनर्जी? तो वास्तव में धर्म की राजनीति तो ममता तो नहीं कर रही है,
कुछ विशेष समुदाय को उनको पूरा छूट देना, कोई वहां टेस्ट नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, ये सब ममता दीदी खुद तो नहीं कर रही है। ये बात तो सोचना है। इसमें केंद्र का रोल इसमें बहुत सीमित है, समझ लेना। केरल हो या बंगाल हो, केंद्र अपने तरफ से सहयोग दे सकता है, अपने तरफ से एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है, पर इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर है, पूरे देश में, केवल बंगाल करके नहीं, पूरे देश में। और भाई कई राज्य सरकार अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और बंगाल ऐसी एक राज्य है, मुख्यमंत्रियों के बैठक में स्वयं भी नहीं आया जाता है मुख्यमंत्री, कोई और आते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई भी आए। पर आज आवश्यक है कि जो केंद्र सरकार, जो आईसीएमआर जो निर्देश दे रही है, उनका पालन अच्छी तरह हो। राममाधव जी, उनको डर इसलिए लगता है कि आप उनके लोगों को तोड़ लेते हैं, उनके लोगों को ईडी से, सीबीआई से और दूसरी एजेंसियों से डराते हैं, तो इसलिए वो दूरी रहती है आपसे। नहीं, बिल्कुल ये एक भ्रामक चीज है। इस समय किसी के लिए कोई राजनीति का विषय ये बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री तो पूरे 130 करोड़ देश की जनता को एक साथ लेकर चलने के लिए ही पूर्ण रूप से अपना पूरा ताकत लगा रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से कोई राजनीति इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि बंगाल की सरकार और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इस विषय को हैंडल करे। मोहन भागवत जो सर संचालक हैं, संघ के मुखिया हैं, वो आपसे कुछ देर बाद देश की जनता को एड्रेस करेंगे। मकसद क्या है राममाधव जी? संघ ने हमेशा देश और दुनिया के देश के सामने जब कभी कोई संकट आया इस प्रकार का, या इस प्रकार तो पहली बार आया है, कोई भी और संकट भी आया, तो संघ के स्वयंसेवक देश के लाखों की संख्या में होते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इस समय भी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। और भी तमाम प्रकार की सेवा कार्य में संघ के कार्यकर्ता सब जुटे हैं। और सरकार के आदेश के पालन करते हुए संघ की दैनिक लगने वाली शाखा भी इस समय बंद हुई है। सभी संघ के सदस्य स्वयंसेवक अपने अपने घर में रहकर रोज प्रार्थना करते हैं। यानी अनुशासन जो पूरे देश ने दिखाया, उसका पूरा पालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक और कार्यकर्ता ने भी दिखाया। ऐसे में सभी संघ के कार्यकर्ता, संघ के हितैषी और देश के अंदर भी जो देश हित चाहने वाले लोगों को एक मार्गदर्शन करने के लिए संघ के सरसंघ चालक, संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी का आज 5 बजे वक्तव्य है। और मैं जानता हूं कि न केवल संघ के स्वयंसेवक या हितैषी, आज बाकी भी लोग बड़ी संख्या में और आपके मीडिया के माध्यम से व्यापक देश और दुनिया में वो संदेश पहुंचेगा। संघ हमेशा एक देश हित और एक निर्माणात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एजेंडा लेकर चलने वाला संगठन है। उसी का एक परिचय और एक बार हमको सरसंघ चालक जी के उद्बोधन से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को आपके संगठन से यानी संघ से और बीजेपी से डर लगता है, वीएचपी से डर लगता है, वो कहते हैं कि ये हिंदुत्व का एजेंडा थोपेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ऐसे मौके पर जब आप कहते हैं कि हम देश के लिए सेवा करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आप सेवा तो करते हैं, लेकिन आप बीच में एक खाई भी पैदा कर देते हैं। ये आरोप लगाते हैं आपके विपक्षी। संसद में वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद की बात, चाहे वो चिदम्बरम साहब हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे और भी नेता, वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद के लिए आरएसएस का एक ऐसा संगठन कुछ गुट जिम्मेदार है जो आतंकवाद की गतिविधियों पर भी संरक्षण देता है। हालांकि अब सब मामले अदालत में हैं, कुछ लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात करें या कर्नल पुरोहित की बात करें, तमाम ऐसे मामले हैं। या मुंबई में बम धमाकों के समय भी एक ऐसे तरह के मामले आए थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विरोधी हैं आपके, वो आपको शक की नज़र से क्यों देखते हैं? ये तो उनकी राजनीति है और ये नई बात भी नहीं है दिलीप जी, आप जानते हैं। संघ के ऊपर इस प्रकार अनाप शनाप आरोप लगाना हमारे कुछ विपक्षी लोगों का एक उनके लिए एक हमेशा का चीज रहा है। इसलिए आज मैं उन चीजों का कोई महत्व नहीं देता। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि वो लोग भी आज भागवत जी का भाषण सुने। 5
संघ के स्वयंसेवक 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाए, उसमें कई मुसलमान भी थे, कई ईसाई भी थे, कई अन्य धर्मों के लोग भी थे। उसके विजुअल्स है, उसके वीडियोस है, उसके फोटोग्राफ्स है। जाति धर्म संप्रदाय देखकर संघ सेवा नहीं करता है। संघ देश के 130 करोड़ लोगों को इस देश के सपूत मानता है, सबके लिए संघ काम करता है। आरोप प्रत्यारोप तो संघ के ऊपर आरोप तो एक नई बात नहीं है। 1925 में संघ शुरू हुआ, तब से कुछ लोग संघ के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाते रहे हैं, पर संघ बढ़ता रहा। जो आरोप लगाने वाले हैं आज कहाँ है, मैं उसका आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। राम माधव जी, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? क्योंकि जब वहाँ पर 370 को हटाया गया था, जिस तरह से उसका बाइफर्केशन किया गया है, तो एक तरह से वैसे भी आपने देखा कि स्थितियाँ लॉकडाउन की तरह ही थी लगभग। फिर लॉकडाउन आ गया, बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया भी गया था। तो आपको लगता है कि ये जो हालात हैं, इससे पहले वहाँ की स्थितियाँ जैसी थी तो लोगों को ज़्यादा कोरोना का संकट नहीं आया होगा, या वहाँ की स्थितियाँ नॉर्मल एकदम? जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसेस कुछ है, और इस कोरोना के क्राइसिस को नियंत्रित करने के लिए वहाँ का राज्य प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य अधिकारियों के माध्यम से काफ़ी बड़ा प्रयास कर रहा है। और कुछ परिस्थिति अभी इम्प्रूव होना आवश्यक है, क्योंकि अभी भी वहाँ पॉजिटिव केसेस कश्मीर घाटी में विशेषकर है। जम्मू में कम है, कश्मीर घाटी में केसेस आज भी है। एक तरफ सरकार उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में लगा हुआ है, पर दूसरी तरफ वहाँ इस कोरोना के संकट का जो परिस्थिति है, इसका फायदा उठाकर आतंक को फिर से फैलाने का कोशिश पाकिस्तान शुरू कर दिया है। पिछले 10-12 दिनों के अंदर 3-4 बड़ी आतंकी हमले की घटनाएं हुई है। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने सफलता से उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया है, उसमें कुछ हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर यह बात एक विषय को रेखांकित करता है कि पाकिस्तान ऐसे दुनिया के सामने संकट के समय में भी किस प्रकार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता है। ये एक ताजा उदाहरण हमारे सामने है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू किया, उसमें बच्चे मारे गए, 4-5 साल का बच्चा मारा गया, अनेक प्रकार के नुकसान हुए, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, अब आतंकी हमले हो रहे हैं। इससे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मानवीय संवेदना नाम का चीज ही आज पाकिस्तान प्रशासन में नहीं रहा है। पर फिर भी कश्मीर में हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल एक तरफ जहां वो लोग आतंक से और क्रॉस बॉर्डर आतंक जो फायरिंग वगैरह जो पाकिस्तान करता है उससे लड़ रहे हैं, वही बाकी प्रशासन कोरोना का जो व्याप्ति हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास में लगा है। अन्यथा कश्मीर की स्थिति आज एकदम सामान्य है। लगभग सभी लोगों को रिहा ही कर दिया गया है, तो परिस्थिति नॉर्मल है। आखिरी सवाल मेरा यह है राम माधव जी कि नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर असम जैसे राज्य, जहां पर वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल हो, चाहे रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं उनकी जो उपस्थिति का सवाल हो, तो कहा जा रहा है कि कोरोना के संकट में भी ये एक बड़ा खतरा है। क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से बहुत से छोटे छोटे जो उनकी घनी बस्तियां हैं, चाहे वो धारावी की अगर मैं बात करूं, जैसे वहाँ भी एक के बाद एक केसेस निकल के आ रहे हैं, तो मरकज़ के बाद जमाती जो थे वहाँ मरकज़ से जो निकले थे, मौलाना साद के संरक्षण में जो निकले थे, वो लोग एक खतरा थे। अब दूसरा रोहिंग्या मुसलमान और जो घुसपैठी है वो समस्या बन गए। नॉर्थ ईस्ट का इस समय परिस्थिति एकदम नियंत्रण में है। मैं आपको एक सुखद समाचार दे दूं, खुशखबरी दे दूं कि नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्य लगभग इस समय कोरोना महामारी से मुक्त है। सिक्किम में तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ। हालांकि सिक्किम एक तरफ बंगाल के सीमा पर है, दूसरी तरफ नेपाल की भी सीमा आता है, पर दोनों सीमाओं को उन्होंने बहुत पक्का सील करने के कारण एक भी पॉजिटिव केस नहीं होने वाला एकमात्र राज्य भारत में सिक्किम बनने वाला है। सिक्किम एक अच्छी स्थिति में है। उसी प्रकार आज अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर ये राज्य भी कोरोना से मुक्त हो गए हैं। मेघालय और असम में केसेस है। ये बात सही है कि उधर मणिपुर की सीमा 1200 किलोमीटर म्यांमार से लगती है, और असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है।
पर इन सीमाओं पर सख्ती है, सारी सीमाएं सील की गई है, इसलिए कोई बाहर से नॉर्थ ईस्ट में घुसने की संभावना, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और वैसे अरुणाचल प्रदेश ने कल से शुरू करके 3 दिन के कर्फ्यू का ढील भी अनाउंस किया है। वही मणिपुर रोज 7 बजे से 1 बजे तक का कर्फ्यू का ढील अनाउंस किया है। आज असम ने वहां जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको बसेस में असम से अपने अपने राज्यों में भेजने के लिए करीब 4-5 हजार लोगों को भेजने की व्यवस्था कल से शुरू की है। इन सारे परिणाम ये बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की स्थिति इस समय कोरोना का जहां तक प्रश्न है बहुत अच्छा है। हमारे असम की सरकार भी, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब उसको नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राम माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमको सुन रहे थे, आपको सुन रहे थे, उनकी बहुत से सवालों का जवाब मिला होगा। और निश्चित तौर पर हम समय समय पर आपके पास इसी तरह से सवाल जवाब लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी, जो बात कर रहे थे तमाम उन मुद्दों पर जो इस समय देश के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।